Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about the introduction of electrolyte and electrochemistry. Let's start. Starting with electrochemistry. Electrochemistry is a branch of science deals with the interrelation of electrical and chemical changes that are caused by motion of electron by redox reaction. मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस के आपस में कन्वर्जन को स्टडी करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलने का और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदलाव होता है उसको स्टडी करते हैं, जो मेनली प्रोड्यूस होता है रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वही जब रिलीज होने के बाद मोशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। नाउ रेडॉक्स रिएक्शंस, ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है जो आपने 11th में पढ़ा था और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है। लेट्स सी द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना और रिडक्शन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन का गेन करना। क्लियर है? आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है मैंने, Zn प्लस सी यू प्लस प्लस गिव्स Zn प्लस 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 सी यू। मतलब जिंक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करे हैं वो बन गया है Zn प्लस प्लस, और वही जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज करे हैं वही कॉपर टू पॉजिटिव है, गेन किए कॉपर ने, तो हो गया है कॉपर सिंपल कॉपर। मतलब जो दो पॉजिटिव चार्ज थे वो दोनों निगेटिव से बैलेंस हो गए और खाली Cu बन गया, यानी जिंक जो हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी, अब Zn प्लस प्लस में +2 हो गई है। यहीं पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी और बाद में जाके कॉपर हो गई, वो 0 हो गई है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रिड्यूस हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। सो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? Substances which allows electric current to pass through them in their molten or solution form and undergo chemical decomposition are called electrolyte. Example acid, bases and some salts. मतलब जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू पास करवाएं अपनी मॉल्टन और सॉल्यूशन स्टेट में, और जब उसका सॉल्यूशन हम बनाएं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएं या केमिकली डिकम्पोज हो जाएं, उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH हो सकता है, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, KCN हो सकता है। मतलब जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। The electrolytes which are almost completely dissociated into ions in solution are called strong electrolyte. For example, NaCl, KCl, NaOH etc. मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में डालने के बाद completely dissociate हो जाते हैं, मतलब अगर NaCl हमने 10 ग्राम डाला तो वो 10 ग्राम पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए, ब्रेक हो जाए आयंस में, तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? Next है weak electrolytes. The electrolytes which do not ionize completely into ions in solution are called weak electrolytes. Example HCN, acetic acid etc. मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट पूरे completely dissociate नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग weak electrolyte, जैसे HCN या acetic acid। HCN और acetic acid ये अगर हम पानी में डालेंगे तो सारे completely dissociate नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है वो 60% डिसोसिएट हो और 40% ना हो सकता है 30% हो, 70% ना हो। क्लियर है? बिफोर गोइंग थ्रू कंप्लीट चैप्टर वी हैव टू नीड टू नो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सो फर्स्ट वन इज ओम्स लॉ। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो आता है आपका R कांस्टेंट, जिसे कहते हैं रेसिस्टेंस। क्लियर? Now second is what is resistance? Resistance, it is measure of hindrance and flow of current through conductor. मतलब जो करंट के फ्लो होने में रुकावट होती है उसको मेजर किया जाता है, तो वही मेजर कहलाता है रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को जो रेसिस्ट करता है वो रेसिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला अगर देखें R इक्वल टू रो
L अपॉन A। यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। थर्ड है हमारा रेसिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं और वो होता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब उस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर का हो। क्लियर है? मतलब रेसिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और रेसिस्टेंस किसी सब्सटेंस या किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर की हम बात करते हैं। रेसिस्टिविटी फिक्स रहती है हर मटेरियल की और रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड एरिया वेरी करता है। सिंपली अगर कहा जाए, जब लेंथ और एरिया दोनों 1 हो जाते हैं तब रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस is measure of ease of flow of current through conductor. It is reciprocal of resistance। मतलब कंडक्टेंस ईज ऑफ फ्लो का मेजर है, मतलब करंट कितनी आसानी से बह सकता है उसका मेजर जो होता है वो कंडक्टेंस कहलाता है। ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस के और इसको हम G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। ठीक है, इसकी यूनिट होती है सीमेंस या 1 अपॉन ओम या पर ओम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर हम निकालें तो वो उसके 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का जो कंडक्टेंस है उसे हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, या रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है या रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब 1 अपॉन रो इज कॉल्ड के कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट होती है सीमेंस पर सेंटीमीटर और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो आपको अब यहाँ से कंडक्टिविटी पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टिविटी। It is defined as conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte in solution। मतलब अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है और उसमें सॉल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व किया है तो उसके 1 मोल के सारे आयंस की वजह से जितनी कंडक्टिंग पावर है उस सॉल्यूशन की वो कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? लैम्डा एम से हम इसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल टू के ए अपॉन एल। के यहाँ पे आपका कांस्टेंट है या सिंपली कहें तो के आपका कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की। के कंडक्टिविटी है, ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल आपका लेंथ है। अगर आपकी लेंथ 1 हो जाती है तो एरिया वॉल्यूम के बराबर हो जाता है और वॉल्यूम को अगर हम जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कंसंट्रेशन के टर्म में हम इसे डिनोट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा एम इक्वल टू के वी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन सी। यहाँ पे K कंडक्टिविटी है, 1000 एक वॉल्यूम के लीटर के होने की वजह से हमने यहाँ 1000 लिया है, अपॉन सी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है यानी मोल्स पर लीटर। क्लियर है? सिक्स्थ टर्म इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्यूशन में मिलाते हैं, वहाँ मोल की बात कर रहे थे इसलिए मोलर कंडक्टिविटी थी, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं इसलिए ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्यूशन में मिलाते हैं और उसके सारे आयंस की वजह से कंडक्टिविटी चेक करते हैं तो ये आपकी ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। फॉर्मूला इसका सिंपली वही है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। बस वहाँ पे मोलैरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। थर्ड, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग इट। फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड फिफ्थ इज टेम्परेचर। क्लियर है? अब इन सारे पांचों टॉपिक को हम लोग देखते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम पढ़ते हैं।
ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। सिंपली द वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस लेस आयन देन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितने ज़्यादा आयन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। सिंपली वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी लेस होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नंबर सेकंड इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। मतलब पहले हम सॉल्यूट के नेचर की बात कर रहे थे, अब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी मतलब होता है विस्कस कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा चिपचिपा है, या फिर उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, लिक्विड के लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है। जैसे शहद में ज़्यादा फ्रिक्शन होता है लेयर्स के बीच में बजाय पानी के, पानी बह जाता है ईजिली, शहद नहीं बहता है। विस्कोसिटी का मतलब उतना ही है। अब इसे डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आपने 11th में पढ़ा होगा। हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट आर पोलर कंपाउंड, हेंस आयोनाइज मोर इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट पोलर कंपाउंड होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली आयोनाइज ज़्यादा होंगे बजाय नॉन पोलर के। हेंस ग्रेटर कंडक्टेंस इन पोलर सॉल्वेंट, उसकी कंडक्टेंस भी पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। सिमिलरली ग्रेटर द विस्कोसिटी लेसर द कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जितना ज़्यादा यानी जितना कम मूवमेंट उसके पार्टिकल्स का होगा लिक्विड का, उतना ही उसकी कंडक्टेंस कम होगी। नंबर 3 इज साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। मतलब कैसा साइज प्रोड्यूस हो रहा है आयंस का। तो लार्जर द साइज ऑफ आयन लेसर विल बी द कंडक्टिविटी। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने से उसका जो आयन बनता है, अगर आयन का साइज़ बड़ा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, आयन का साइज़ छोटा है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। नंबर 4 इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 2 मोल डाले हैं कि 3 मोल डाले हैं, ये उसकी कंसंट्रेशन है 1 लीटर में, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? ज़्यादा कंसंट्रेशन रखेंगे तो वो जो आयंस हैं वही आपस में टकराएंगे, उनको आगे निकलने का या कंडक्ट करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। कम कंसंट्रेशन रखेंगे तो उन्हें इजीली एरिया मिलेगा मूव करने का। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच के बारे में भी पढ़ लिया, हम लोगों ने रेडॉक्स भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ लिए। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? दिस चैप्टर डील्स विद 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। इस चैप्टर में हमें 2 टाइप के इलेक्ट्रिकल सेल पढ़ने हैं जिनमें 2 तरीके का इंटर कन्वर्जन होता है। पहला सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेट्स सी वन बाय वन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और सेकंड हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट से केमिकल रिएक्शन कराते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी वीडियो ओवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का डिटेल है, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बारे में आपको बताएंगे।